नमस्ते, मैं संकेत अवटे। एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है, यूएस मार्केट जोरदार क्रैश हो चुका है। वहां पे अगर आप देखो तो डाउ जोन्स सीधा 650 पॉइंट से नीचे था, जो कि 1.5% से ज्यादा गिरावट हो जाती है। नैस्डैक समवेयर अराउंड 577 पॉइंट की गिरावट थी, 3.5% के आसपास ये गिरावट है। इंडियन मार्केट आज अगर आप देखो तो 158 पॉइंट में अभी की बात कर रहा हूँ, समवेयर अराउंड 11:30 बजे के आसपास मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो क्रैश हुआ था आज के दिन, मतलब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो भी 150 200 300 पॉइंट की गिरावट आती है ना, ये बहुत ज्यादा गिरावट बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रीजन बिहाइंड दैट, आज की अगर हम बात करें, मार्केट जो भी नीचे आ चुका था, जहां से भी नीचे आ चुका था, वो लेवल अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 25,260 के आसपास से नीचे आया था, जो कल का क्लोजिंग था। वहां से अगर हम ओपनिंग की बात करें तो समवेयर अराउंड 0.70% की गिरावट थी। अगर मैं इस गिरावट को और थोड़ा एक्सटेंड करूं, आपको चीजें बताऊं, तो आपको पता चल जाएगा कि 2 दिन पहले जहां पे मार्केट था, मतलब आज का दिन है, कल का दिन छोड़ो, परसों का दिन छोड़ो, उसके पहले दिन जहां पे मार्केट था वहीं पे मार्केट है। इसका मतलब बहुत ज्यादा गिरा हल्ला गुल्ला कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है मार्केट को, ये सीधा समझ लेना। अब इसके पीछे रीजन क्या है मैं बता देता हूं। एनवीडिया में ना 10% सीधा क्रैश नजर आ गया है। अब एनवीडिया में एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है, अब उसका नाम मैं बिल्कुल नहीं लेने वाला, मे बी मेरे हिसाब से उन्होंने एग्जिट करी होंगी, इसके लिए ये हो रहा है। जब तक प्रूफ्स नहीं आएंगे तब तक मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। और उसी व्यक्ति ने इसको पंप भी किया था, मैं ये भी बोल सकता हूँ। पंप किया था इन द सेंस, उन्होंने बहुत ज्यादा इसकी तारीफ करी थी, बार बार इसके बारे में वो बोल रहे थे ताकि ये स्टॉक और ऊपर चला जाए, और वैसे ही हुआ है। अगली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा अगर ग्रुप बन जाता है ना, अमेरिका में एक क्या बोल सकते हैं हम उसको, एक सरकार की मंशा होती है कि जब भी कोई एक कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी होती है, मोनोपोली उसकी चलने लगती है, तो उसको डिवाइड उनको करते हैं, मल्टीपल पार्ट्स में उनको डिवाइड किया जाता है। रीजन बिहाइंड दैट कि ये स्टॉक अपनी मोनोपोली चला के कुछ गड़बड़ ना कर दे, बाकी कंपनियों की वाट ना लगा दे, सो दैट मेरे हिसाब से वही एक छोटा मोटा प्लान इनका चल रहा होगा। उनको एक नोटिस भी आई है, ऐसे मुझे सुनने में आया है हमारे सूत्रों की तरफ से। अब देखते हैं कल तक ये सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएगी। अभी फिलहाल मेरे हिसाब से ना, कि जो भी हो रहा है यूएस मार्केट में हो रहा है, यहाँ पे डरने वाली बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पे ये आता है कि इनका जो इन्फ्लेशन है उसके बारे में, इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में नजर आ रहा था, जॉब के डेटास भी हमें ठीक ठाक नजर आ रहे थे, रेट कट की भी संभावना आगे जाके नजर आ रही है। बट इसमें जो इनका मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इंडेक्स जो बोलता है वो 47% पे अटका पड़ा है, जो कि अगर 50 या 50 के ऊपर हो तो बढ़िया माना जाता है। 47 पे है तो थोड़ा सा वीक माना जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का इंडेक्स है ये। सो मैन्युफैक्चरिंग अगर कम हो रहा है, इसका मतलब सेल्स भी कम होगा, प्रॉफिट भी कम होंगे, बिजनेस भी कम होगा, ऐसे माना जाता है। बट मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये आंकड़े खराब आ रहे हैं। जुलाई के जो आंकड़े अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 46.8% के थे, ये थोड़े से बड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब एक चीज मुझे बताना, एक्सपेक्टेशन हाई बना के रखे। अब एक्सपेक्टेशन हाई बना के रखने के पीछे का रीजन ये था कि रेट कट हो जाएंगे। रेट कट हुए क्या? बिल्कुल नहीं हुए। अगर रेट कट होंगे नहीं तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े सही नहीं आएंगे, सेल्स ग्रोथ बढ़िया नहीं होगी, कंपनियां जबरदस्त परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं करेंगी। ये हम 6 7 8 महीने से कंसिस्टेंटली बोल रहे हैं। मुझे लगता है नवंबर दिसंबर से लास्ट ईयर के हम ये कंसिस्टेंटली बोले जा रहे हैं कि मार्केट अभी फिलहाल कंट्रोल में है। मैं ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, अभी रेट कट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पिछले 8 9 महीने से अगर हम ये बोल रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई रिसर्च है। इसीलिए आज के जो आंकड़े आए हैं वो खराबी है यहां तक। और अभी मैं बोल देता हूं, अगर रेट कट नहीं हुए और ज्यादा खराब आंकड़े आ सकते हैं। सो बी केयरफुल, जब भी आप इन्वेस्ट करो, कचरा स्टॉक में हमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर खराब क्वालिटी के स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे फंस जाओगे। अगर मार्केट में फास्ट पुल बैक आएगा और ज्यादा फंस जाओगे। उसमें से माधवीपुरी बुच का भी एक न्यूज आ रहा है कि उनका आईसीआईसीआई बैंक से भी पेमेंट आता है। मतलब सेबी के हेड के ऊपर इतने ज्यादा एलिगेशंस लग रहे हैं, इसका सिंपल मीनिंग है उनको रिजाइन देके हटना होगा। अगर वो हटेंगे नहीं, ऐसे ही डटे रहेंगे, ये बिल्कुल भी गलत चीज है। क्योंकि 16.5 करोड़ उनको पेंशन मिलती है। मजाक है क्या? 16.5 करोड़ आईसीआईसीआई बैंक से। अच्छा, मजेदार चीज ये है कि उनकी सैलरी भी उतनी नहीं थी, सैलरी के डबल से भी ज्यादा उनको पेंशन मिल रही है। अब वो कब मिल रही है? जब वो सेबी ज्वाइन की तब। सुभाष चंद्रा जी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ट्रिपल डिजिट मेरे से ब्राइक मांगी जा रही थी। अगर आप इतना ज्यादा करप्टेड हो तो बहुत ज्यादा इशू है। अब ये प्रूव नहीं हुआ है,
बट फिर भी इथिकली इनको रिजाइन देना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। आपके ओपिनियंस मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आरोप हो रहे हैं उनके ऊपर। अदानी के केस में हुए, गवर्नमेंट के केस में हुए, अब आईसीआईसीआई के केस में हुए, फिर सुभाष चंद्रा उठ के आ गए, हिंडनबर्ग बहुत ज़्यादा आरोप कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही देखते हैं ना हम लोग, तो गड़बड़ है। अब इसमें दिक्कत यह है कि उनकी इंक्वायरी करे कौन। आपको पता नहीं होगा तो फिर भी मैं बोल देता हूँ कि ईडी इनकी इंक्वायरी नहीं कर सकता, सीबीआई इनकी इंक्वायरी नहीं कर सकता, क्योंकि उतनी अथॉरिटीज उनके पास नहीं है। फिर से गवर्नमेंट को एक एसआईटी बनानी पड़ेगी और फिर उनकी इंक्वायरी चालू होगी। ये बहुत लेंथी प्रोसेस है और इसमें बोला यह जा रहा है कि गवर्नमेंट भी इसमें मिली हुई है, ये आरोप है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। सो एक्चुअल क्या है, आपके ओपिनियंस क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसीलिए बोलता हूँ बार बार, अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। वैल्यू रिसर्च होना चाहिए, बढ़िया रिसर्च होना चाहिए, तभी आप बढ़िया रिटर्न कमा पाओगे। रीच मी प्लेटफॉर्म थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास हैं। वो जानने हैं तो इस नंबर को कॉल करना और डिटेल्स देके आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हो। ओवरऑल मार्केट में क्रूड में भी बहुत ज्यादा गिरावट नजर आ रही है, 5% से सीधा क्रैश हो रहा है। ओपेक प्लस की मीटिंग है अक्टूबर में, वो डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल चल क्या रहा है। उन्होंने इतने ज्यादा प्रोडक्शन कट करे हैं, प्रोडक्शन कट करने के बावजूद भी क्रूड में एक उछाल नहीं आ रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है और कुछ करना होगा। अगर ये बहुत ज्यादा कुछ करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आप क्या बोलोगे कि और ज्यादा प्रोडक्शन कट करेंगे। हाँ, प्रोडक्शन कट करना बोलना बहुत ज्यादा आसान है, बट एक सिंपल चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर मैं आज 1 लाख का प्रोडक्शन कर रहा हूं, फिर से मैं उसको 80,000 का करूंगा, फिर 70,000, 50,000, 20,000, कितना प्रोडक्शन कट करोगे। जितना ज्यादा प्रोडक्शन कट करते जाओगे उतना ज्यादा आपका रेवेन्यू घटेगा, क्योंकि एग्रेसिवली प्राइस में ग्रोथ तो नजर नहीं आ रही है। अगर ये चलता जाएगा तो आपका जो कॉम्पिटिटर है, दूसरे देश है, वो सप्लाई बढ़ा देंगे। अगर वो सप्लाई बढ़ा देंगे तो आपका इनकम घट जाएगा। सो दैट ओपेक प्लस को ये जान के हैरानी होगी कि जब वो प्रोडक्शन और ज्यादा कट करेंगे, रशिया उठ के और ज्यादा सप्लाई करेगा, फिर इस केस में उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। सो देखने वाली बात होगी कि वो डिसीजन क्या लेने वाले हैं, और उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर होने वाला है। डिफेंस के बारे में हम बात करेंगे और थोड़ा इसको बहुत ज्यादा हम टाइम तक डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग डरे हुए हैं एक्चुअली डिफेंस में क्या हो रहा है। एचएएल के बारे में आपको जानकारी चाहिए थी, कोचिन शिपयार्ड मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है मराठी संकेत चैनल के ऊपर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे इन कमेंट में भी आपको नजर आ रही होगी, वहां पे भी क्लिक करके आप देख सकते हो। डिफेंस सेक्टर कंटिन्यूअसली गिरता हुआ नजर आ रहा था। अगर हम एचएल की बात करें तो आपको पता चल जाएगा कि अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने 1.45 लाख करोड़ के टेंडर पास किए। ये जो 10 ऑर्डर्स है, टोटल ऑर्डर्स, वो अलग अलग कंपनी को दिए जाएंगे। उसमें से प्रोडक्शन करना होगा टैंक्स का, बैटल टैंक्स का, रडार सिस्टम का, इंजन का, एयरक्राफ्ट के जो इंजन होते हैं ना, वो भी कंपनियां, अपनी ही इंडियन कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती है। फायर कंट्रोल सिस्टम होंगी, गन होंगी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, ये इनको मैन्युफैक्चरिंग करने हैं। अब ये करता कौन है? भारत डायनेमिक्स है, एचएएल है, उसके साथ साथ मुझे लगता है बीईएल ये भी प्रोडक्शन करता है। सो ये 3 मेजर कंपनियां इसमें इन्वॉल्व है। अगर इसमें से अच्छा खासा ऑर्डर अगर एचएएल को मिले तो मजा आ जाएगा। एचएएल की अगर हम बात करें तो आपको पता चल जाएगा कि 3 जून को ही एक तगड़ी गिरावट यहाँ पे हमें देखने मिल चुकी थी। अगर हम इस गिरावट के बारे में देखें तो आपको पता चल जाएगा कि मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा। 3 तारीख और 4 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 28% ये गिर चुका था। एक्चुअल में क्या चल रहा है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि ये ऐसे ही गिरता जाएगा, ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। इसकी क्लैरिटी आपको फंडामेंटली आ जाएगी। फिलहाल जो अभी टेक्निकल इश्यूज यहाँ पे जो चल रहे हैं उसके बारे में हम बातें करेंगे, बट पहले हम ये जानेंगे कि इसका जो हाई था ना, वो अप्रोक्सीमेटली 5660 के आसपास का इसने जो हाई बनाया था, वहां से इसने टोटल गिरावट 20-21% की दिखाई है। अब ये 20-21% जब से गिरा है तब से एक ही रेंज में अटका था, बट 2 दिनों से हमें फिर से एक गैप अप ओपन होते हुए दिखा। आज वो लेवल को सस्टेन कर रहा है बिकॉज दिस पॉजिटिव न्यूज जो मैंने आपको बोल रखी है। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि अब इंडिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है एयरक्राफ्ट का, हेलीकॉप्टर्स का, बट दिक्कत यहाँ पे ये आ जाती है कि इनकी जो डिलीवरी है ना, वो बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा बदनाम है ये लोग। फिर इसके लिए वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, बट अभी फिलहाल इनके पास 94,000 करोड़ के ऑर्डर बुक है। कंपनी अप्रोक्सीमेटली 30,000 करोड़ ईयरली बनाती है, बट 30,000 एक साल में बनाने वाली कंपनी के पास ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ की ऑर्डर अभी पड़ी है। उसमें से अभी जो भी 1.5 लाख करोड़ की हमने बात करी ना, हेलीकॉप्टर का वगैरह वगैरह, उस कंपनियों के ऑर्डर जाने वाली है। उस 1.5 लाख करोड़ में से चलो मान के चलो 20-30-40,000 करोड़ की ऑर्डर इनको मिल जाएगी, तो 1.25 लाख करोड़ के आसपास इनका ऑर्डर बुक चला जाएगा, विच इज रियली ह्यूज। उसके साथ साथ एक ऑर्डर ऑलरेडी इनको मिल चुकी है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। बट दिक्कत यहाँ पे ये है कि कंपनी बता ये रही है कि अभी जो ईयर ऑन ईयर इनकी जो ग्रोथ अभी खराब नजर दिखी है हमें,
उसमें इनका मानना यह है कि कंपनी ने जो भी डिलीवरीज है वो टाइम पे नहीं करे। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स इन पे नाराज भी है। उनका मानना यह है कि ये हर बार हमें डिलीवरी लेट देते हैं, जो भी ये कमिटमेंट करते हैं वो फुलफिल नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग इन पे नाराज है। कंपनी का मानना है कुछ टेक्निकल इश्यूज आए थे, जो डिलीवरी नवंबर 2024 तक शिफ्ट करनी पड़ी, जो कि मार्च 2024 में होने वाली थी। सो ये जो भी डिले है, इस वजह से इनका रेवेन्यू हमें उतना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर नहीं आता है। रीजन बिहाइंड दैट, जब तक आप डिलीवरी कंप्लीट नहीं करोगे तब तक कंप्लीट पैसा आपके हाथ में नहीं आएगा, एडवांसेस सिर्फ रहेंगे। और इसी वजह से कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके ऊपर हम चिंतित थे, बट अभी कंपनी ने जो बोल रखा है कि हम एक्सपेंशन करने वाले हैं, उसके बारे में मैं अभी बातें करूंगा। बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि और एक ऑर्डर कंपनी के हाथ में ऑलरेडी कल ही लग चुकी है। 26,000 करोड़ की ये नई ऑर्डर कंपनी को मिली है। खास बात यह है कि रशियन फाइटर जेट है अपने पास, जिसका नाम है सुखोई 30। ये रशिया में बनाए गए हैं, जो कि 15-18 साल पहले बनाए गए थे। इंडिया में डिलीवरी हो चुकी है। अब इन फाइटर जेट्स का जो इंजन है ना, वो खराब हो चुका है या आउटडेटेड हो चुका है। अभी इस जमाने में उसका बिल्कुल भी यूज नहीं है, तो इनको रिप्लेस करना होगा। अभी रिप्लेसमेंट करना होगा, अभी से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि उनकी लाइफ अभी भी है, वो चलेंगे, बट टेक्नोलॉजी ओल्ड हो चुकी है। धीरे धीरे करके उनको चेंज करना होगा। इसी का काम जो है ना, वो 26,000 करोड़ का काम है। अब दिक्कत यह है, ये बनाया रशिया ने, टेक्नोलॉजी अमेरिकन भी है, तो यूएस और रशिया आपको मिलके इसके इंजन बनाने होंगे। बट मजेदार चीज यहाँ पे ये आ जाती है कि जो अपनी HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इस कंपनी को ये ऑर्डर मिलेंगे। राजनाथ सिंह जा चुके थे, रशिया में गए थे, उन्होंने विजिट दी है, यूएस को भी विजिट दी है। उन्होंने बोला ये कि इसका मैन्युफैक्चरिंग ना हमारी कंट्री में होगा। अब हमारे कंट्री में होगा तो 80% कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी कंपनियां करेंगी, या 80% ओनरशिप इस प्रोजेक्ट में हमारी रहेगी, या इंडियन कंपनी की रहेगी। वो लोग मान गए। अब 80% कॉन्ट्रीब्यूशन HAL का रहेगा, इसका मतलब टेक्नोलॉजी उनके हाथ में आ जाएगी, एक्सपीरियंस आ जाएगा। फाइटर जेट के इंजन बनाना बहुत बड़ी बात होती है। उसमें क्या है, आगे जाके फिर फाइटर जेट पूरा भी हम बना सकते हैं। धीरे धीरे करके ये चीजें एडॉप्ट कर रहे हैं हम लोग। मगर आपको ये लग रहा होगा कि ये 240 इंजन एक साथ हम बना लेंगे, 26,000 करोड़ जेब में आ जाएंगे। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी कैपेसिटी इनके पास नहीं है। 54% जो इसके कंपोनेंट्स होंगे वो मेक इन इंडिया होंगे, इंडिया से ही होंगे। इसका फायदा इंडिया को होने वाला है। उसके आगे जाके मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ऑर्डर है वो आगे जाके धीरे धीरे कंप्लीट होगी, मतलब 8 साल कम से कम इनको लगने वाले हैं, जिसका हर साल कंट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली 3,000 से 3,500 करोड़ के आसपास हो सकता है। ऑर्डर बुक जबरदस्त बढ़ रही है, इसीलिए ब्रोकरेज हाउसेस ने इनको बोला है कि ये लोग बहुत एग्रेसिवली ग्रो कर सकते हैं। एंटिक ने बोला है कि HAL का ईयरली रेवेन्यू 4x हो सकता है। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। ईयरली 4x मतलब बहुत बड़ी बात होती है। मेरे हिसाब से 3x होने के चांसेस मुझे दिख रहे। उसके रीजन भी मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूं। और ये सीधा स्टॉक जाएगा उनके हिसाब से 6,145 तक। बहुत बड़े टारगेट उन्होंने दिए हैं। बट अभी कंपनी क्या कर रही है, उनका एनालिसिस हमने क्या किया है, मैं आपको बता देता हूं। HAL की कैपेसिटी एक्सपांशन का प्लान उनका चल रहा है। नासिक में प्लांट ऑलरेडी वो लगा रहे हैं, जो कि इनका ऑपरेशन अक्टूबर 2024 से शुरू होगा। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सीधा वहां पे प्लांट से होने वाला है। प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। 24 एयरक्राफ्ट ये लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे, जो कि अभी फिलहाल ये सिर्फ 8 प्रोड्यूस करते हैं। मतलब 3x कैपेसिटी और ज्यादा हो जाएंगी। इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि 3x के आसपास ये पहुंच जाएंगे। डॉट आंकड़ा 3x होगा, इस पे मुझे भी डाउट है, थोड़ा कम ही हो सकता है, बट 3x क्रॉस करके ये आगे नहीं जा सकते, ये मैं श्योर हूं। क्योंकि जिस तरीके से हमने रिसर्च किया है, मैं बात कर रहा हूं आने वाले 3 साल के अंदर, वहां से आगे और एग्रेसिवली ये बढ़ सकते हैं मे बी, अगर इन्होंने और ज्यादा एक्सपेंशन किया तो। फिलहाल इनकी सेल्स ग्रोथ बहुत कम है, 9-9.5% से ईयर ऑन ईयर ये ग्रोथ कर रहे हैं। 3 साल की मैं सेल्स ग्रोथ बता रहा हूं। उसके पहले अगर आप जाओगे तो 8.5% की थी 5 साल की, उसके पहले जाओ तो 7.5% के आसपास की सेल्स ग्रोथ थी। धीरे धीरे बहुत स्लो ग्रोथ इनकी मुझे नजर आ रही है। मेरे हिसाब से और एग्रेसिवली इन्होंने एक्सपांड करना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर इनके पास बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं और डेफिनेटली कंपनी उस डायरेक्शन में जा रही है। इसीलिए हम भी थोड़ा इस स्टॉक को फेवर करते हैं। बिल्कुल आपको मैं बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, सिर्फ एक एनालिसिस रख रहा हूं। कंपनी का मानना यह है कि उनका रेवेन्यू जो है ना, वो हम बहुत जल्दी डबल डिजिट में ग्रो करेंगे। जो मैं 9% की सेल्स ग्रोथ इनको बता रहा हूं, वही वो सीधा डबल डिजिट में करेंगे। मतलब 10, 11, 12, 15 करने की ये लोग कोशिश करने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू जो है वो 15 से 18% CAGR में आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। EBITDA मार्जिन 27% तक इनको लेके जाना है, जो अभी फिलहाल
22% मुझे नजर आता है, जो कि और 5% से बढ़ जाएगा। सो ये सारी चीजें इंटरलिंक है। अगर आप प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते हो, इसका मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी सेम, R&D सेम। सिंपल चीज मैं आपको बता देता हूं। अगर मुझे माउस बनाना है, ये माउस बनाने के लिए मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी करनी पड़ेगी, डिजाइन लगेगा, बहुत सारी चीजें बैकएंड में लगेगी। ये सब लगा के अगर मैं एक माउस प्रोड्यूस करता हूं तो एक माउस की प्राइस बन जाएगी 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ या 10 करोड़। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग मैंने वहां पे काम पे लगा दिए हैं, उनकी सैलरीज गई, टेक्नोलॉजी गई, R&D पे हमने खर्चा किया, इसके पेटेंट्स वगैरह करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उसके ऊपर हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। बट एक चीज मैं बता देता हूं कि अगर मैं इसको मास में प्रोड्यूस करना शुरू कर दूं तो इसकी कॉस्ट ड्रास्टिकली कम होते हुए नजर आएगी। अगर समझो मुझे एक माउस बनाने के लिए 10 लाख लगते हैं, तो मैं 10 माउस बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 1-1 लाख कॉस्ट आ जाएगी, या 1 लाख से थोड़ा ज्यादा आ जाएगी, उससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं आएगी। अगर मैं ये लाखों माउस बना लेता हूं तो बहुत ज्यादा प्राइस ड्रॉप हो जाएगी। सो एयरक्राफ्ट बनाने की टेक्नोलॉजी इनके पास है, रिसर्च ये लोग करते ही है, टीम बहुत बढ़िया बना रखी है। उतनी सारी टीम होने के बावजूद इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है बहुत ज्यादा नहीं है, सेल्स ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है। रीजन बिहाइंड दैट इनके पास कैपेसिटी कम है। अगर ये कैपेसिटी और एग्रेसिवली बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली कॉस्ट कम आएगी और उससे ज्यादा इनका प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा और सेल्स ग्रोथ भी दिख जाएगी। फिलहाल अगर हम बात करें तो ओवरऑल इंडस्ट्री पी के हिसाब से इनका पी रेशो मुझे कम नजर आता है। 83 के आसपास इंडस्ट्री का पी है और HAL का पी सिर्फ 40 पे है। फिर भी उनका एवरेज पी अगर पुराना देखो तो 11, 12, 15 के रेंज में ये लोग थे। अगर इनका पी हम 40 जस्टिफाई भी करते हैं तो उसके लिए कंपनी को एग्रेसिव ग्रोथ दिखानी होगी, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे तो ईपीएस बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा तो पी कम आएगा, ऑटोमेटिकली ये जस्टिफाई करेगा उसके सेल्स ग्रोथ को। अगर ये होता नहीं है तो डेफिनेटली आज के दिन इसको हम ओवर वैल्यूड बोल सकते हैं। अगर कंपनी जो बोला है उसको इंप्लीमेंट करती है तभी ये अच्छे ट्रैक पे नजर आएगा इन टर्म्स ऑफ चार्ट, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बट अगला वीडियो कौन से स्टॉक पे होना चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर, वोट्स जिसको आप ज्यादा दोगे वही स्टॉक में कवर करने वाला हूं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।